1979 ईरान की तारीख का वो साल जब सब कुछ बदल गया। एक जलजिला था गोया। जी बिल्कुल, 2500 साल पुरानी बादशाहत खत्म हो गई और एक इस्लामी जहूरिया वजूद में आई। आज हम उन्हीं ज़राए को देख रहे हैं जो इस बड़ी तब्दीली के पीछे जो वाक़यात थे, जो ताकतें थीं, उनको समझने में मदद देते हैं। हाँ, और इस कहानी के मरकज में दो बड़ी शख्सियतें हैं। शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो ईरान को बहुत तेजी से मगरबी रंग देना चाहते थे, और दूसरी तरफ आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, जो इस तब्दीली के शायद सबसे बड़े मुखालिफ बनकर सामने आए। जी, उनकी मुखालफत या कशमकश कहें, वो तो दहाइयों पुरानी थी। तो कहानी शाह से शुरू करें। ज़राए बताते हैं कि वो बहुत ही नौजवान थे। 1941 में जब वो तख्त पर बैठे। हाँ, सिर्फ 21 साल के। असल में इत्तेहादियों ने उनके वालिद रजा शाह को दूसरी जंग अजीम में नाजियों से हमदर्दी के इल्जाम में हटा दिया था। अच्छा, तो वो एक तरह से गैर मुल्की ताकतों के ज़ेरे असर ही आए थे। एक कह सकते हैं। शाह मगरबी तालीम याफ्ता थे और उनका ख्वाब तो था ईरान को जदीद बनाना, लेकिन उनका इक्तिदार शुरू से ही मतलब थोड़ा मुतज़लज़िल रहा। जैसे वो तेल का तनाज़ा 1951 में जब वज़ीर आज़म मुसद्दक ने तेल को कौमी मुल्कियत में लिया। जी, वो एक बहुत बड़ा कदम था। उससे पहले तो तेल ज़्यादातर ब्रिटिश कंट्रोल में था। और इसी कदम ने फिर बैरूनी मुदाखलत की राह भी खोली ना। बिल्कुल। 1953 में जो हुआ, अमेरिका की CIA और बरतानिया की MI6 ने मिलकर मुसद्दक हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ओह। और शाह को वापस मुकम्मल इख्तियारात के साथ बहाल कर दिया। तो इससे शाह की पोजीशन अमरीकी और ब्रितानवी हमायत पर बहुत ज्यादा मुनहसर हो गई। सही। और उसी हिमायत के साये में फिर वो बदनामे ज़माना खुफिया पुलिस सावाक भी बनी। जी हाँ, सावाक। ज़राए बताते हैं कि इसे अमरीकी और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली एजेंसियों ने भी ट्रेनिंग दी थी। और उसका काम था मुखालिफिन को कुचलना, तशद्दुद, सजाएं, ये सब। हाँ बिल्कुल, सावाक का खौफ बहुत था। तशद्दुद हकीकी था, इसमें कोई शक नहीं। अलबत्ता कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि जो कैदियों की तादाद बताई जाती थी, उसे मुखालिफिन ने प्रोपेगेंडे के तौर पर मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया। ठीक। फिर 1963 में शाह लाए अपना सफ़ेद इनकलाब। बज़ाहिर तो बड़े अच्छे मकासद लग रहे थे। जी, कागज़ पर तो बहुत तरक्की पसंदाना एजेंडा था। ज़मीनी इस्लाहात थीं, सनतकारी, ख़वातीन को वोट का हक देना, तालीम आम करना, ईरान को मॉडर्न बनाना था। और इससे कुछ मुस्बत तब्दीलियां आई भी होंगी। हाँ, कुछ तो आई। जैसे जागीरदारी का असर कम हुआ, लेकिन उसके जो गैर मुतवक्का नताइज थे वो ज्यादा गहरे निकले। अच्छा, वो कैसे? एक तो ये कि उलमा और जो रिवायती तबके थे वो शदीद नाराज हुए। उन्हें ये मगरबियत और सेकुलर तब्दीलियां कबूल नहीं थी। दूसरा, किसानों को जमीन तो मिली, लेकिन काश्तकारी के लिए वसाइल नहीं मिले। ट्रैक्टर नहीं, बीज नहीं, तो बहुत से लोग जमीन बेचकर शहरों की तरफ भागे। ओह, तो इससे शहरों पर बोझ पड़ा। बिल्कुल। कच्ची आबादियां बढ़ीं, बेरोजगारी बढ़ी, और वो जो एक मौशरती तवाजुन था वो बिगड़ गया। ये एक मिसाल है कि कैसे ऊपर से बहुत तेजी से तब्दीली लाई जाए तो वो इंतशार भी पैदा कर सकती है। और यही वो वक्त था जब आयतुल्ला खुमैनी की मुखालफत खुलकर सामने आई। जी हाँ बिल्कुल। खुमैनी पहले से ही शाह की पॉलिसियों के खिलाफ थे, लेकिन सफ़ेद इनकलाब पर उन्होंने बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया। इसे इस्लाम के खिलाफ साजिश करार दिया। और उनकी तकरीरों ने मतलब लोगों को मुतहर्रिक किया बहुत ज़्यादा। 1963 में बड़े मुजाहरे हुए, तशद्दुद भी हुआ, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर 1964 में मुल्क बदर कर दिया गया। पहले तुर्की, फिर इराक। लेकिन जलावतनी में तो उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई, बल्कि शायद बढ़ गई। हाँ, ऐसा ही हुआ। इराक से और बाद में पेरिस से उनके पैगामात कैसेट्स के जरिए खुफिया तौर पर ईरान पहुंचते थे, और यही उन्होंने अपना विलायत फ़क़ीह का नज़रिया पेश किया, यानी इस्लामी उलमा की हुकूमत का तसव्वुर। अच्छा, तो एक तरफ खुमैनी बाहर से असरअंदाज हो रहे थे और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर भी हालात खराब हो रहे थे। जी बिल्कुल। सावक का जबर तो था ही, फिर करप्शन बहुत बढ़ गई थी। शाही खानदान की खर्चियां लोगों को नजर आती थीं। जैसे वो 1971 में पर्सिपुलिस का जश्न, 2500 साला बादशाहत का जश्न। हाँ, वो एक बड़ी मिसाल है। उस पर बेतहाशा पैसा खर्च किया गया, जबकि आम लोग माशी मुश्किलात का शिकार थे।
तेल की दौलत तो आ रही थी, लेकिन उसकी तकसीम मुनसिफाना नहीं थी। यानी एक तरफ जदीदियत का नारा, दूसरी तरफ मुआशी नाहमवारी और साथ में मजहबी और सकाफती इक़दार पर हमले का तासर। ये तो एक खतरनाक मिक्सचर था। बहुत खतरनाक। और फिर 1978 के शुरू में एक सरकारी अखबार में खुमैनी के खिलाफ एक तौहीन आमेज मजमून छपा। ओहो, तो उसने चिंगारी का काम किया। बिल्कुल। कुम शहर से एहतजाज शुरू हुआ, फिर वो पूरे मुल्क में फैल गया और फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। मुजाहरे होते, हुकूमत क्रैकडाउन करती, लोग मारे जाते। और फिर उनके 40वें पर मजीद बड़े मुजाहरे होते थे। जी बिल्कुल, ये साइकिल चलता रहा। फिर अगस्त 1978 में सिनेमा रेक्स को आग लगाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग जलकर मर गए। हुकूमत ने इल्जाम मुखालफिन पर लगाया, मुखालफिन ने सावाक पर। और फिर सितंबर में ब्लैक फ्राइडे। हाँ, तेहरान के ज़ाला स्क्वायर में फौज ने मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाईं, बहुत से लोग मारे गए। इसने तो जैसे रही सही कसर भी निकाल दी। अवामी गुस्सा बिल्कुल उरूज पर पहुंच गया। और इसी दौरान खुमैनी पेरिस मुंतकिल हो गए। जी, इराक से उन्हें निकाल दिया गया तो वो पेरिस चले गए। वहां वो आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गए। उनकी एक कॉल पर ईरान में मुल्क की हड़तालें हो जाती, तेल की पैदावार रुक गई, मईशत मफलूज हो गई। फौज का क्या रद्द अमल था? वो तो शाह की ताकत का बड़ा सुतून थी। फौज में भी तजब्जुब था, कुछ वफादार थे, कुछ सूरत हाल से नाखुश थे। और खुद शाह, वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनकी फैसला साजी कमजोर पड़ रही थी। और वो मगरबी ताकतें जिन्होंने कभी शाह को बचाया था, अमेरिका, बरतानिया, उनकी हिमायत भी खत्म हो रही थी। जनवरी 1979 में ग्वाडलूप में मगरबी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस हुई और वहां ये वाज़े हो गया कि अब मगरब भी शाह को बचाने के मूड में नहीं है। तो बस शाह के लिए खेल खत्म हो गया। जी, 16 जनवरी 1979 को शाह हमेशा के लिए ईरान छोड़कर चले गए। और फिर तारीख का वो दिन 1 फरवरी 1979, जब आयतुल्लाह खुमैनी फातिहाना अंदाज में तेहरान वापस आए। हाँ, लाखों का, करोड़ों का इस्तकबाल था। एक नाकाबिल यकीन मंजर था। आते ही उन्होंने शाह के मुकर्रर करदा वजीर आजम शाहपुर बख्तियार को मुस्तरद कर दिया और अपनी अबूरी हुकूमत बना ली। और फिर तेजी से इक्तदार पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जी, बहुत तेजी से। अगले चंद महीनों में जो भी मुमकिन हरीफ थे, लिबरल्स, लेफ्टिस्ट, कॉम्परिस्ट, सबको या तो साथ मिला लिया गया या रास्ते से हटा दिया गया। और फिर अप्रैल में वो रेफरेंडम हुआ। हाँ, अप्रैल 1979 में रेफरेंडम हुआ। सवाल था कि क्या आप बादशाहत की जगह इस्लामी जमहूरिया चाहते हैं? और ज़राए के मुताबिक 98% से ज़्यादा लोगों ने हाँ में वोट दिया। 98%? जी, और फिर नया आइन बना जिसमें खुमैनी को रहबर मुअज़्ज़म यानी सुप्रीम लीडर का दर्जा दिया गया, जिसके पास तकरीबन मुतलक इख्तियारात थे। शरिया कानून नाफिज किया गया। तो इनकलाब से पहले और बाद के ईरान में क्या बड़ी तब्दीलियां आईं? सकाफती तौर पर, समाजी तौर पर? सकाफती तौर पर तो बहुत बड़ी तब्दीली थी। मगरबी असर व रसूख, तर्ज ज़िंदगी, म्यूज़िक, लिबास, इन सब की हौसला शिकनी की गई या पाबंदी लगा दी गई। और ख़वातीन के हुकूक का क्या हुआ? सफ़ेद इनकलाब में तो उन्हें कुछ हुकूक मिले थे। हाँ, शाह के दौर में कुछ कानूनी हुकूक बेहतर हुए थे, लेकिन इनकलाब के बाद इस्लामी कवानीन के निफाज से, ख़ास तौर पर फैमिली लॉज में, उनके हुकूक महदूद हो गए। हिजाब लाजमी करार दिया गया। लेकिन तालीम का क्या? ज़राए ख्वानदगी में इजाफे का भी जिक्र करते हैं। जी, ये एक दिलचस्प पहलू है। इनकलाब के बाद शरह ख्वानदगी ख़ास तौर पर ख़वातीन में बढ़ी। हुकूमत ने तालीम पर तवज्जो दी। अलबत्ता ये भी कहा जाता है कि कुछ तालीमी शोबों जैसे इंजीनियरिंग वगैरह और आला अहदों तक ख़वातीन की रसाई वो मुश्किल हो गई। तो ये थी ईरान के इस तारीखी और ड्रामाई साल की कहानी। एक बादशाहत का खात्मा, एक बिल्कुल नए निज़ाम का आगाज। बिल्कुल, एक ऐसी तब्दीली जिसने ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया पर गहरे असरात छोड़े। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सिर्फ एक किस्म की आमिरियत की जगह दूसरी आमिरियत का आना था, या ये समाजी नाइंसाफी, अवामी ख्वाहिशात, मजहबी नज़रियात और आलमी सियासत का एक बहुत ही पेचीदा नतीजा था, जिसकी मिरास आज भी हमारे सामने है। ये एक सवाल है जिस पर गौर करते रहना चाहिए।